नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, हम लोग घटनासार जो है अंक 3 उसको खत्म कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने 20 लेक्चर्स के टोटल खत्म किए हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप करंट अफेयर्स, आप जानते हैं किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर यूपीपीसीएस की बात करो तो 22 से लेके 25% तक के इसका योगदान होता है, जबकि आरओ जो आगामी आने वाला है उसमें भी आपको 20% का योगदान आपको देखने को मिलता है, बहुत आराम से, इजिली आपको 20 से 27% के बीच में ये करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। अन्य किसी भी एग्जाम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। 20 लेक्चर हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किए और लगभग 80% इसका पोर्शन खत्म हो गया। आगे आने वाले 4-5 लेक्चर में इसका टोटल लेक्चर जितने भी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और पूरी आपके सामने घटनासार 6 महीने की करंट अफेयर्स होगी। एक्स्ट्रा टॉपिक्स इसमें भी हम लोग कवर करते हैं। करंट अफेयर्स का केवल मतलब, अगर आप सेवार सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप इन चीजों को अब तक समझ गए होंगे कि हम लोग केवल करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स की दृष्टि से नहीं देखते हैं। मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोग चर्चित जो व्यक्ति हैं इसमें वो पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे WMO की बात आई है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगर बात आई है, तो इस टॉपिक को, इसके जो स्टैटिक पोर्शन है इसको भी हम लोग सारे कवर करते हैं। जैसे कि आपको नीचे एनजीटी देखने को मिलेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो WMO है इसको हम लोग देखेंगे। अन्य अगर FLO की बात आई है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको ये देखने को मिला होगा अब तक कि 500 से लेके 600-700 के आसपास हम लोगों ने ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जो आपको देखने को कई बार मिल जाते हैं। जैसे कई बार आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ पे आया और कहाँ पे आपकी कोई योजनाएं जो आई हैं उनको भी हम लोग कवर करते हैं। कोई भी ऐसी चीज मिल जाती है, राइट। जैसे यहाँ पे सेल की अगर बात आई है तो हम लोग रत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, इन सब की हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें ठीक से पता हो जाती हैं कि स्टैटिक पोर्शन क्या क्या है और स्टैटिक पोर्शन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी हम लोग कवर कर लेते हैं, राइट। एक चीज। सेकंड बात ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको लिटरली इससे फायदा मिलेगा। कब सब्सक्राइब करें? जब आप चैनल पे जाएं, चैनल का कंटेंट देखें और कंटेंट देखने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये यूजफुल हो सकता है, ये हमारे आगामी एग्जाम में या आप जिसकी प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज की, अगर उसमें अगर इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अन्यथा मत करें। और क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा कंटेंट लेके आना और बहुत ज्यादा चीजें केवल बताते ही रहना, वो लाभार्थी आप उससे नहीं हो सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ नहीं मिलेगा। पॉइंट वाइज अगर मैं सही चीजें आपको कवर कराता हूं, मान लीजिए, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अन्य बातों पे मैं बाद में आऊंगा। चलिए, यहाँ पे मैं आता हूं। सेलेस्ते साउलो, हुई सेलेस्ते साउलो। तो कौन सेलेस्ते साउलो हैं और WMO से इनका कौन सा संबंध है? तो देखिए, अर्जेंटीना के सेलेस्ते साउलो हैं, पहली महिला WMO के विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनाई गई हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं कहीं पे इंपॉर्टेंट बोलता हूं तो आप उसको बिल्कुल नोट डाउन, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे। इसके बाद में जब एग्जाम होगा, क्योंकि तब आपको ये चीजें याद आएंगी कि देखिए उन्होंने ऐसा बोला था, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोलता हूं प्लीज करते रहना, राइट, प्लीज करते रहना, ठीक, याद कर, उसको करते रहना। तो WMO की बात आई है, WMO की पहली महिला महासचिव बनी है। अध्यक्ष मत लगा लेना, चेयरपर्सन मत लगा लेना, महासचिव की बात हो रही है तो महासचिव ही आप याद रखेंगे। 4 वर्षों के लिए चुना जाता है, बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब देखिए WMO है क्या। तो देखिए WMO आपको पता है कि 1950 में WMO बना। अगर नहीं पता है तो एग्जैक्ट अगर मैं तारीख की बात करूं तो 23 मार्च 1950 को बना। और 23 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है 23 मार्च, अन्यथा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 मार्च से आपको हो सकता है और भी चीजें याद आ रही हूं, जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों लोगों को फांसी दी गई थी 1931 में। बहुत हिस्टोरिकल डेट की तरीके से आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पहुंचेंगे तो 23 मार्च का अपना एक अन्य योगदान भी आपको देखने को मिलेगा, मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ, राइट। और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, राइट। चलिए, तो ये चीजें हो गई। और WMO बना कैसे था? तो सबसे पहले अंतर सरकारी, मतलब अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, जिसको IMO बोलते थे, IMO, राइट। मैं चलिए लिख ही देता हूं यहाँ पे, IMO, जिसको IMO बोलते थे, ये फॉर्म हुई थी वियना, जो अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस थी उसके द्वारा बनी थी। इसी को चेंज कर दिया। और ये कब बनी थी? चलिए, 1873, राइट।
लेकिन 1950 का वक्त जब आया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और दुनिया का इसमें भी ध्यान गया कि लड़ाई के बाद में दुनिया को बचाना भी है, राइट, इसलिए 1950 में आप देखते हैं कि स्थापना हुई, किसकी हुई, WMO की। ठीक, इन चीजों को केवल आप याद रखेंगे बस, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बात आई है अमरेंदु प्रकाश की। अमरेंदु प्रकाश तो सेल के अध्यक्ष और MD बनाए गए, यानी चेयरपर्सन और CMD जिसको बोलते हैं ना, चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए, इन्होंने कार्यभार लिया। सेल क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए जब भी बात आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पहले आप ये सर्च करें जाके, जो 3 रत्न कंपनियां हैं ये किस में आती है, किस में आती है। ठीक, चलिए अब मैं एक बात आपको चलो बता देता हूँ। 3 रत्न कंपनियां होती हैं, मान लीजिए एक महारत्न कंपनियां है, एक आप बहुत पढ़ते रहते होंगे महारत्न, मिनी रत्न और कौन सी, नवरत्न। ठीक, तो महारत्न कंपनियां कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन ऐसी अथॉरिटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि ये कंपनी, ये गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की अगर कोई कंपनी है तो ये महारत्न कंपनी होगी। ठीक, ये कौन डिसाइड करता है, ठीक, ये बताइए। तो ये डिसाइड करती है वित्त मंत्रालय, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक, ये डिसाइड करती है कैसे। अब इसके 3 सेक्टर हैं, आपको पता है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो महारत्न में इस समय कितनी कंपनियां हैं ये आप जरूर देखें जब भी एग्जाम हो, लगातार ऐसे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी एग्जाम हो आप हमेशा याद रखना कि ये लिस्ट आप जरूर चेक करके जाएंगे। जैसे महारत्न में इस समय 13 है और नवरत्न में इस समय 13 है। अभी हाल ही में आपको शायद याद हो, महारत्न में एक कंपनी अभी जोड़ी गई थी, कौन सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और ऑयल इंडिया लिमिटेड को जोड़ने के साथ में इसकी टोटल संख्या हो गई थी 13। जबकि नवरत्न में एक कंपनी और जोड़ी गई थी, ONGC विदेश लिमिटेड, ONGC फॉरेन लिमिटेड। ठीक, तो उनकी भी संख्या 13 हो गई थी। और महारत्न कंपनियां कौन सी होती हैं, इन सब चीजों को आप जरूर देखें। मैं फिलहाल अभी आपको बता देता हूं जिनका टर्नओवर एनुअल किसी फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर 25,000 करोड़ से ऊपर होगा और इसके साथ में भी अन्य ग्लोबल उसकी प्रेजेंस होगी, अन्य देशों में भी उसकी प्रेजेंस होगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर वो प्रॉफिटेबल है और उन्होंने 2500 करोड़ से ऊपर का अगर प्रॉफिट किया है तो वो महारत्न कंपनियों में आएंगी। इसी तरीके से आप देखें जाके नवरत्न कंपनियां कौन सी हैं और मिनी रत्न कंपनियां कौन सी हैं। अगर नवरत्न कंपनियां कोई बनाई जाती है, कोई कंपनी बनती है, तो मिनी रत्न की कौन सी लिस्ट में आती है, ये चीजें आप देख लें। जो मैं कहता हूं वो आप देख लें, इसलिए आपको फायदा मिलेगा, राइट। चलिए अगले पे आता हूं। BSF को देखिए अध्यक्ष बनाए गए नितिन अग्रवाल, कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखें बस। ठीक, PM प्रसाद हैं, इनको कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और सह प्रबंध निदेशक बनाया गया, कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए पीटर एल्बर्ट्स की बात आई है। इंडिगो के CEO हैं पीटर एल्बर्ट्स, इनको क्या बनाया, IATA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए IATA की बात मैं बहुत बार कर चुका हूं। जब मैंने पासपोर्ट इंडेक्स आपको पढ़ाया था कि किसके पासपोर्ट की कितनी कीमत है, किसका पासपोर्ट कितना पावरफुल है, ये जब चीजें मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटा लिया जाता है वो IATA से लिया जाता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, राइट। तो यहाँ पे वहां पे मैंने ये सब चीजें बताई थी। फिलहाल आप याद रखें पीटर एल्बर्ट्स को बनाया गया, इंडिगो के CEO थे, इनको बनाया गया। ठीक, राइट। रूबी सिन्हा कौन है, तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल वीमेन वर्टिकल्स की इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिलाएं हैं। दूसरी चीज है, ब्रिक्स की बात है, केवल इंडिया की बात नहीं है, ये ब्रिक्स संगठन है, उसका कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल वीमेन वर्टिकल्स, इसकी इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखेंगे। ठीक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कभी गूगल करके आप देखें। आप जब भी मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको मैंने कई बार बोला है कि आप आराम से एटलस जरूर रखें। अगर किसी देश की बात आती है उसकी भी आप सीमा देखेंगे कि कौन से जैसे कि मान लीजिए यहाँ राइट साइड आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है नोमैडिक एलिफेंट। अब ये आपको पता है कि इंडिया और मंगोलिया का सैन्य युद्धाभ्यास है। और मंगोलिया कहाँ पे आता है, तो आपको शायद अगर आपने याद हो तो मंगोलिया आपको पता है कि चाइना और रशिया के बीच में बाउंड्री शेयर करता है। और आप देखें तो मैप में आपको बहुत नजदीक मिलेगा ये कजाकिस्तान से। अब आप मुझे देख के ये बताएं कि ये कजाकिस्तान से टच होता है या नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये चीजें अगर आप अभी से कवर करते रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, राइट। चलिए अब मैं आता हूं NGT की बात आई है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें लगा लेना। क्यों, क्योंकि NGT हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए इससे पहले मैंने आपको जब करंट अफेयर्स पढ़ाया था, जब मैं क्रॉनिकल करा रहा था, तो मैंने आपको बताया था जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के बारे में। ये एक न्यायिक सदस्य हुआ करते थे NGT के और इनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक। और कैसे नियुक्त किया गया, तो कार्यवाहक। चलिए इसको पहले मैं देख लेता हूं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट
के पूर्व न्यायाधीश हैं शिव कुमार सिंह को जुलाई 23 में केंद्र सरकार द्वारा हरित जो न्यायाधिकरण एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, अब इसके बाद में जो रियल बने वो बने थे कलकत्ता पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो कलकत्ता के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, उनको रियल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक, अब देखिए जो एनजीटी है, एनजीटी के बारे में हम लोग जरा एक बार देख लें। मैंने कई बार इसको बताया है, लेकिन अगर मैं 2 बार और बता दूंगा तो मेरा कुछ घट नहीं जाएगा, आपको वो चीजें सब रिकॉल होती रहेंगी, राइट। तो एनजीटी कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब बना? 2010 में। कैसे बना? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, यानी ये एक एक्ट के माध्यम से बना, मतलब इससे संसद में पारित किया गया ऐसा एक्ट तो बना। काम क्या करता है? तो पर्यावरण न्यायालय की तरीके से ये काम करता है। जैसे पर्यावरण से रिलेटेड जो भी जुडिशियल चीजें होती हैं उनको एनजीटी देखती है। ठीक, एनजीटी का स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा? तो एक आपको अध्यक्ष मिलेगा। ठीक, एक अध्यक्ष मिलेगा। फिर इसके सदस्य मिलते हैं। सदस्य आपको 2 तरीके के मिलते हैं। एक होते हैं न्यायिक सदस्य, ठीक, दूसरे होते हैं विशेष सदस्य। अब न्यायिक सदस्य 10 से लेकर 20 तक हो जाते हैं, 10 से कम नहीं होने चाहिए, जबकि विशेष सदस्य भी 10 से लेकर 20 तक होते हैं, 10 से कम नहीं होने चाहिए। इससे पहले जो मैंने आपको नाम बताया था, मतलब जो अभी मैंने ये नाम बताया शिव कुमार सिंह का, तो शिव कुमार सिंह न्यायिक सदस्य, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट मुझे अगर मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको उसका फायदा मिलेगा, राइट। और देखिए होता क्या है, तो ये एक न्यायालय की तरीके से काम करता है। तो और इसके पास में पावर्स क्या होती है? स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। मतलब अगर कोई आप एनवायरनमेंट को खराब करने की अगर बात कर रहे हैं और आपकी अगर कोई एजेंसी ऐसा काम कर रही है या वर्ल्ड में या इंडिया की बाउंड्री के अंदर अगर ऐसा कोई काम हो रहा है, तो ये इस पे सुओ मोटो ले सकता है, मतलब कि स्वतः संज्ञान ले सकता है, बिना किसी अपील के, बिना किसी कोर्ट केसेस के, राइट। और होता क्या, ये स्वतः संज्ञान वाला सीन कब से आया? 2021 में। अगर आपको याद हो, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा 2021 से स्वतः संज्ञान में सक्षम बना दिया गया था इसको। ठीक, और इसको अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनकी कार्यावधि कितनी होती है? तो मिनिमम 3 वर्ष की अवधि रहेगी या फिर 35 वर्ष, जो पहले हो जाएगी। मान लीजिए अगर किसी की नियुक्ति हुई है और वो 65 वर्ष का हो गया है, 3 साल की उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई, 65 वर्ष का हो गया है, तो वो क्या होगा, मतलब उसका कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक, इतनी चीजें आपको मैंने बता दी, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। देखिए, और चलिए अगले पॉइंट पे आता हूँ। देखिए फिर WMO की बात आई है। WMO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी प्रेसिडेंट। पहले कौन सी बात आई थी? महासचिव की बात आई थी, महिला बनी थी, इसलिए वो इंपॉर्टेंट था। खैर, इसको भी देख लें। डॉक्टर अब्दुल्ला एल मंडोस, यूएई के मौसम विज्ञानी हैं डॉक्टर अब्दुल्ला एल मंडोस। देखिए यूएई की जब भी बात आई है, अगर यूएई की बात आई है तो मैं इंडिया की भी बात ही कर लेता हूं। यहाँ पे इंडिया में आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा का। मृत्युंजय महापात्रा कौन है? तो भारत के साइक्लोन मैन इनको बोला जाता है। और इस समय WMO जो है, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसका इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जबकि ये इंडिया के IMD, इंडिया का जो IMD है, विश्व इंडियन जो डिपार्टमेंट है मौसम विज्ञान के लिए, उसके ये डायरेक्टर हैं, राइट। तो एक नाम याद रखना, मृत्युंजय महापात्रा का भूलना नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया के साइक्लोन मैन की तरीके से जाना जाता है, क्योंकि यूएई की बात आई है तो इंडिया क्यों पीछे रह जाए, राइट। तो हम लोग भी कहीं से कम नहीं है। ठीक, चलिए, तो इनको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, आप याद रखेंगे। मंडोस साहब को आप याद रखेंगे, यूएई के हैं, ये भी याद रखेंगे। सुधा शिव कुमार की बात आ गई है, तो FLO, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए फिक्की जो है, फिक्की का ही एक पार्ट है, फिक्की ये काम करता है। ठीक, तो आप याद रखेंगे। इन्होंने 40वीं जो अध्यक्ष हैं वो बनी है, कौन है? सुधा शिव कुमार, राइट। अब देखिए यहाँ पे साजिया धामी की बात आई, तो इंडियन एयरफोर्स की बात हो गई। इंडियन एयरफोर्स के 8 मार्च को ऐसी सब बहुत सारी चीजें लिखी हैं। पश्चिमी क्षेत्र, देखिए कमांड होती है ना, तो उसमें पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया, पहली महिला कमांडर, इसलिए इनको याद रखना आप। ठीक, साजिया धामी को। और इसमें बहुत कुछ खास है नहीं, इतना याद रखना कि पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया, कहाँ की? तो पश्चिमी क्षेत्र की। किसमें? तो इंडियन एयरफोर्स में। कौन है ये? तो कैप्टन है, ग्रुप कैप्टन है, राइट। चलिए, और इसमें लिखा है नीचे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं कि 1932 में बनी भारतीय वायुसेना 90 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर बनी है, राइट। इतनी चीजें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सुपर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप
40-50 बार ऐसे लिख लें, सुपर इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे जैसे ये ब्लॉक बना हुआ है, कहीं पे अगर आप ब्लॉक मिलता है तो आप इंपॉर्टेंट वैसे ही होता है, बट ये सुपर इंपॉर्टेंट है। सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है? फिर वही बात जो मैं बार बार आपसे बार बार रिपीटेटिव मोड पे मैं आपसे बोलता रहता हूँ, वही सेम चीज यहाँ पे दोहराई गई है। महिला सांसदों की बात हो रही है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, जहां पे महिला देख लें, जहां आदिवासी देख लें, जहां पे कोई अन्य वंचित वर्ग का तबका अगर आप देख लें तो वो इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाता है। ठीक, तो उसको याद रखें। महिला सांसद की बात हुई, 4 नहीं महिला सांसद उपसभापति पैनल में नामित किया गया। अब आप कहेंगे 4 उपसभापति पैनल क्या होता है? देखिए, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में एक होता है सभापति। ठीक, सभापति कौन होता है? मतलब जो आपका उपराष्ट्रपति होता है वही अल्टीमेटली होता है आपका सभापति। ठीक, अब इसके बाद में एक पैनल बनाया जाता है उपसभापति। मान लीजिए कभी सभापति मौके पे नहीं है, कहीं गया हुआ है, या मान लीजिए कोई दुर्घटना है, कोई परेशानी है, उस वजह से उपस्थित नहीं है, इसलिए एक पैनल होता है उपसभापतियों का, जिसमें अगर सभापति की मौजूदगी नहीं है सदन के अंदर, तो उपसभापति होता है वो सभापति की तरीके से काम करता है, और उसको पूरे जो सभापति को जितनी पावर्स होती हैं, जितने भत्ते मिलते हैं, जितना पैसा मिलता है, जो भी अथॉरिटी में जो भी चीजें होती हैं सभापति के लिए, वो सारी उपसभापति को दी जाती हैं। इस पैनल में इस समय कितने लोग हैं? तो 8 लोग हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि 4 नई महिला सांसदों को देखिए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं इसमें मुझे श्योरिटी है 90% की रखा हुआ मिलेगा, अगर ध्यान से पेपर बनाया जाएगा आपके सामने जरूर ये नाम रखे हुए मिलेंगे, इसलिए आप बिल्कुल देख लेना इसको। ठीक, तो 4 महिला सांसद कौन है? पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक, पूरा नाम है एस फांगनोन कोन्याक, डॉक्टर फौजिया खान और सुलता देव। अब आपको एक मैं काम और देता हूं, आप देखिए, जब राज्यसभा में कोई भी सदस्य बन के आता है तो वो किसी स्टेट से बन के आता है। ठीक, आप देखेंगे पीटी उषा किस स्टेट से आई, वहां पे यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। एस फांगनोन कोन्याक कहां से? वहां पे आप नाम लिखेंगे। डॉक्टर फौजिया खान कहां से? वहां पे आप नाम लिखेंगे उस क्षेत्र का, उस स्टेट का। और सुलता देव कहां से? उनका आप नाम लिखेंगे। टोटल इसमें है 8 लोग। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, पहली बार राज्यसभा में उपसभापति पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे पहले समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, मतलब 4-4। ओके, ठीक। अब होता क्या है, अब बहुत सारी चीजें हैं, चलो मैं अगर बताऊंगा तो फिर लेक्चर भी लंबा होगा, और पॉलिटी वाले सेक्शन में तो मैं इसको कवर करूंगा ही। कुछ पावर्स होती हैं, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके पास 2 सुपर पावर होती हैं, जो राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप कमेंट करके बताएं। चलो मैं बता ही देता हूं। खैर, एक तो होती है जब मान लीजिए कोई धन विधेयक आता है, कोई मनी बिल होता है, इसको डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ये डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए जब भी आपने सुना होगा, जब भी कभी भी किसी भी मसले पर जब ज्वाइंट सेशन होता है, तो उस ज्वाइंट सेशन में जब दोनों सदनों के लोग साथ साथ बैठते हैं तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ना कि राज्यसभा का सभापति। ये 2 सुपर पावर आपको मिलती हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक, चलिए, और बहुत सारी चीजें हैं, ज्वाइंट सेशन किस पे हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता है। पॉलिटी वाली अगर आप सीरीज देख रहे हैं मेरी, तो आपको उन सब चीजों को पता लग जाएगा कितने बेहतर तरीके से मैं उन सब चीजों को कर रहा हूं। देखिए, अब आता है ऑपरेशन अभियान। यहां से आपको एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप ये कवर करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप उठा के पेपर देख लें, पिछले 5 साल के, 4 साल के, 10 साल के, जितने के भी देख पाए, आपको 100% देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपको 100% आपको देखने को मिलता है। चलिए, अब इसमें आपको देखना, देखो बहुत सारी यहाँ पे कथा लिखी होती है। ठीक, इस कथा को पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या क्या चीजें आपको देखनी है, क्या क्या नहीं। ठीक, मान लीजिए एक तो नाम होता है, नाम में आप याद रखें, ये जो युद्धाभ्यास है या ऑपरेशन है, ये किन किन देशों के बीच में है, किन किन देशों के बीच में। एक पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 आप देखेंगे ये कौन सा युद्धाभ्यास है, थल सेना का है, वायु सेना का है, या फिर जल सेना का है। ठीक, या एयरफोर्स है, नेवी है, या मिलिट्री एक्सरसाइज है। 3 में से एक चीज। ठीक, तीसरे पॉइंट पे आप आए, संस्करण कौन सा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नोमैटिक एलिफेंट का 15वां संस्करण हुआ है, तो आप ये संस्करण याद रखेंगे, संस्करण। नंबर 4था पॉइंट आप याद रखें कि ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है, इसमें
कहाँ पे ये हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसकी, किस देश में किस जगह पे हुआ है, ये 4 चीजें अगर आप पकड़ के बैठते हैं, इससे कोई क्वेश्चन आपको खाली नहीं जाएगा। बाकी ये सारी सब कथा है, ये सारी सब कथा है। अगर आपको कथा पढ़ने में मजा आता है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, थोड़ा ज्ञानी वर्धन होगा। लेकिन अगर आप कम से कम चीजें करना चाहते हो, 4 चीजें करें। इसमें 100% अभी तक का इतिहास ऐसा ही रहा है कि 4 में से 5वां पॉइंट आज तक बना ही नहीं है जिससे क्वेश्चन बाहर जाए। ठीक, तो चलिए पहले पॉइंट पे आता हूं कि भारत और मंगोलिया का युद्ध सैन्य अभ्यास है, नाम है नोमैडिक एलिफेंट। अब मैंने मंगोलिया के बारे में भी आपसे बात की थी, मंगोलिया के एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जब कभी भी आप पढ़ने बैठे मेरे साथ करंट अफेयर्स, तो हमेशा एटलस लेके जरूर बैठे, पॉज कर ले, कोई बात नहीं है, पॉज कर ले। देखिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, अगर आप एटलस बार बार देखेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन टाइम भी आपका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ रहा हूं, बट उसका रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। मान लीजिए एक बार आप लोकेशन देख लेते हैं, इसका फायदा आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलता है, इसका फायदा आपको अन्य जगह भी देखने को मिलेगा। ठीक, इसलिए शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं बहुत धीमे पढ़ रहा हूं, लेकिन टाइम जैसे ही टाइम बीतेगा, जैसे मान लीजिए अगर 20 दिन की आपकी ये प्रैक्टिस है, 21वें दिन आप खुद ही लगने लगेगा कि आप बहुत सारी चीजों में बहुत आगे निकल गए। जैसे एनजीटी कहीं लिखा हुआ आपको मिल गया, तो आप बार बार रिकॉल नहीं करेंगे। अब आप जाके उसमें आर्थिकी वाले पोर्शन में अगर आप एनजीटी पढ़ने बैठेंगे, तो आपको आधी चीजें वैसे ही पता होंगी, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। ठीक, डब्ल्यूएमओ आप जब मिशनरीज पढ़ते हैं तो आपको डब्ल्यूएमओ देखने को मिलेगा, वहां पे आपको आधी चीजें वैसे ही पता होंगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली बढ़ेगी उससे, राइट। तो चलिए 15वां संस्करण था, कहां पे हुआ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मंगोलिया के उलान बटोर, ऐसे इसको बॉक्स में कर लेना, मंगोलिया के उलान बटोर एक वार्षिक कार्यक्रम है, ये लिखा हुआ, वैकल्पिक आधार पर ये देखा जाता है कि कहां पे ये होना है। ठीक, इसमें और कुछ नहीं है, ये देख लीजिए कि इंडिया के कौन सी यूनिट गई है। ठीक, तो देखिए इंडिया की है जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। इतनी चीजें केवल आप करें, इससे और एक पॉइंट ज्यादा मत करें। चलिए अगला कार्यक्रम अभ्यास साल्वेक्स। अब ये साल्वेक्स क्या है, तो देखिए यहाँ पे बॉक्स करिए, इंडिया अमेरिका नौसेना, नौसेना लिखा है तो नौसेना, क्योंकि वहां पे आपको लिखने को मिलेगा मिलिट्री देखने को मिलेगा, थल सेना देखने को मिलेगा, वायुसेना देखने को मिलेगा, आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक, और आपको आती हुई चीज भी आप गलत करके आएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ऐसी गलती प्लीज मत करें, प्लीज मत करें, मैं आपसे बार बार बोलता हूं। ठीक, तो ये हुआ कहां पे, कोच्चि में। कोच्चि को आप ऐसे बॉक्स में करेंगे अंदर, और डेट मत याद रखना, डेट मत याद रखना, क्योंकि पेपर में जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही लिखा होगा हाल ही में 2023, बस इतनी चीजें। सॉल्वेक्स नाम से हुआ था ये सैन्य पहल। ठीक, और अंतर चालनीता कार्यकारी सहयोग बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ खास नहीं है। एक ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंडिया और मालदीव के बीच में एकता अभ्यास हो रहा है। एकता अभ्यास, एकता टाइगर नहीं है ये, एकता अभ्यास। हर बार आप सलमान खान के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन याद रखना एकता है ये। अब है क्या, भारत और मालदीव की नौसेनाओं, जैसे मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल वैसे करेंगे, नौसेनाओं के बीच कब हुआ, ये एक बार पढ़ लें आप, याद मत करें। ठीक, मालदीव में ठीक एक था सैन्य अभ्यास हुआ, राइट, और इसमें भारतीय नौसेना के गोताखोर और मरीन कमांडो ने हिस्सा लिया। ऐसे करके आप पढ़ेंगे। ठीक, जिमैक्स कई बार पूछा गया, आगे आने वाले समय में हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। जिमैक्स देखिए आप इंग्लिश में ऐसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं क्या लिखूं इसको बार बार, जिमैक्स। तो देखिए जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज, ईएक्स एक्सरसाइज, जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक, जिमैक्स 23 ऐसे आपको याद रखना है। हुआ कहां पे है ये, तो विशाखापत्तनम में हुआ है, समुद्री अभ्यास है। जब मेरीटाइम एक्सरसाइज की बात आई तो समुद्री अभ्यास है, बस कोई और खास बात नहीं। जीमैक्स 23 में दोनों देशों के समुद्री क्षेत्र में तीनों स्तरों पर उपसतह, सतह, हवा में उन्नत स्तर पर अभ्यास हासिल किए गए। बट ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नौसेनाओं का अभ्यास है, इसमें और कुछ मत लगाना, नौसेनाओं का, बस आंखें कान बस इतनी खुली रखिए। चलिए आगे है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन देखिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है। आप अगर सेशल्स को देखें, सेशल्स की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन में आपको सेशल्स देखने को मिलेगा। एक छोटा सा टापू सा देश है, यहाँ पे कुछ साल पहले पीएम मोदी भी यहाँ पे गए थे विजिट करने, और बहुत अच्छी तरीके से इनका स्वागत किया गया था। तो देखिए सेशल्स में संयुक्त समुद्री जो बल है, जो इनका फोर्सेस है, इनके द्वारा ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस चलाया गया। भारत की ओर से आईएनएस सुनैना ने हिस्सा लिया, आईएनएस सुनैना। ठीक, और है क्या,
इसमें और भी हैं, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुराष्ट्रीय पहल है जो समुद्र में चारों क्षेत्रों में आतंकवाद, समुद्री डकैती, क्योंकि देखिए जो सेशल्स आपको मिलेगा ये ईस्टर्न पार्ट आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो जो अफ्रीका का सोमालिया वाला और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो रीजन है, उससे आपको ईस्टर्न साइड में जब आप मेडागास्कर के ईस्टर्न साइड में जब आप चलेंगे तो आपको सेशल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे समुद्री डकैती एक हिस्ट्री रही है बहुत टाइम से, सैकड़ों साल से। आपने तो बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी जॉनी डेप की, तो कैरेबियन सी के ऊपर और जो लुटेरे होते हैं उनकी, उसी तरीके से यहाँ पे लुटेरों की डकैती होती है। ये पूरे के पूरे जहाज लूट लेते हैं, पानी वाले जहाज जो चलते हैं जिसमें कोयला होगा वो भी लूट लेंगे, पेट्रोलियम होता है वो लूट लेते हैं, जो भी इनको मिलता है वो लूट लेते हैं। और आगे आने वाले समय में आपको इन पे बहुत सारी रोक लगाई जा रही है। पीछे के इतिहास में अगर आप जाएं तो ये बहुत पावरफुल हुआ करते थे। ठीक, इस अभ्यास में है कौन कौन? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बॉक्स में डालेंगे। यूएसए है, इटली है, ब्रिटेन है, और सेशल्स रक्षा शब्दों के, और ये सब चीजें लिखी हुई हैं, इनको बहुत कुछ खास चीजें, ये देश याद रखें। 1 2 3 इंडिया, इंडिया। ठीक, इंडियन ओशन की जहां बात आती है वहां इंडिया ना आए, कैसे हो सकता है? यूएसए ना आए, कैसे हो सकता है? इटली और देखिए ब्रिटेन इसलिए यहाँ पे है क्योंकि ब्रिटेन के आपको आइलैंड देखने को मिलते हैं इंडियन ओशन में, इसलिए ब्रिटेन भी यहाँ पे कूद जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति 2023। समुद्र शक्ति एक तो आप ऐसे ही पता चल जाएगा क्या है, समुद्र आ रहा है तो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी जल सेना के बीच में होगी, किसके किसके बीच में है? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ। इंडोनेशिया में जावा, दो आपको आइलैंड देखने को मिलते हैं, वन इज जावा एंड सेकंड इज सुमात्रा। ठीक, सुमात्रा, इसके बीच में कौन सी जल संधि आती है? आप कमेंट करके मुझे बताएं, देख के बताएं, देख के याद हो तो बताएं, कोशिश करें कि याद करें, रिकॉल करें, ना याद आए तो देख के मुझे बताएं कौन सी आती है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बचा दिया इसको। ठीक, तो दक्षिणी चीन सागर में इसके बाद अपना द्विपक्षीय ये नौसैनिक युद्धाभ्यास था, नाम था इसका समुद्र शक्ति 2023। ठीक, अब इसमें है बहुत सारे जैसे हैं कि चेतक हेलीकॉप्टर, डोनियर समुद्री गश्ती के साथ में एएचडब्ल्यू कॉर्बेट आईएनएस करावती ने हिस्सा लिया, ये सब चीजें हैं। एक बार आप करावती है तो थोड़ा सा ऐसे अंडरलाइन करें, बहुत ऐसी कोई बहुत खास चीज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, किसका किसके साथ हुआ, कहाँ पे हुआ, रीजन बहुत याद रखें। ठीक, तो कहाँ हुआ? दक्षिणी चीन सागर में। ये चीज इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साउथ चाइना सी की जहाँ की बात आती है, चाइना अपना आधिपत्य दिखाता है, उसको चैलेंज करने के लिए देश आते रहते हैं साथ में। जैसे कि आपने बात इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए का जो संगठन है उसकी बात, क्वाड की बात आपने सुनी होगी, या फिलीपींस बार बार कई जगह पे आता है, फिलीपींस की आपने बात सुनी होगी, या और सारे देश हैं, ताइवान हो, वियतनाम हो, इन सारे ये सारे सब देश डरे हुए रहते हैं, जो रीजन है ये, इसलिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हेलीकॉप्टर पैंथर है, ये सब चीजें, इतनी चीजें आप याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसे समुद्री युद्धाभ्यास होते हैं 40 से 50, आप हर चीजें कैसे याद रखेंगे? तो इंपॉर्टेंट चीजें सारी याद रखें जिससे कोई भी चीज बाहर निकल मत जाए। ठीक, अब है अभ्यास खान क्वेस्ट, खान क्वेस्ट। अब देखिए ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए हुआ ये कि 20 से अधिक देश थे इसमें। ठीक, 20 से अधिक देश, ये लिखा हुआ है। सैन्य दलों ने पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाला बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये बहुराष्ट्रीय शांति सुरक्षा युद्धाभ्यास है, खान क्वेस्ट 2023। आयोजित कहाँ हुआ? तो मंगोलिया। ठीक, मंगोलिया में आयोजित हुआ। मंगोलिया का लोकेशन देखिए, अगर आपने पीछे पढ़ ली होती जो मैंने बोला तो यहाँ पे अभी आपको वो चीज दोबारा रिकॉल होती, तीसरी बार में आपको चीज याद हो जाती। ठीक, अब ये देखिए इसमें है क्या, जो भागीदार इसमें देश है उसमें क्रियाशीलता की सुधार करता है, यूनाइटेड नेशन शांति के जो प्रयास होते हैं उसमें प्रशिक्षण देना होता है। ठीक, तो मंगोलियाई सशस्त्र बल है जो उसको MAF बोलते हैं, और यूनाइटेड स्टेट आर्मी पैसिफिक कमांड। देखिए यूनाइटेड स्टेट की आर्मी होती है जिसमें हर देश की अपनी अपनी सेना, हर देश अपनी अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजता है। ठीक, जहाँ पे शांति प्रोग्राम चलाए जाते हैं वहां पे यूनाइटेड नेशंस अपनी आर्मी भेजता है। ठीक, तो द्वारा ये प्रायोजित था, और इसको बस इतना सा, बस बहुत नहीं आपको याद रखना, इंडिया की तरफ से आप याद रखेंगे कौन सी टुकड़ी गई थी, तो गढ़वाल राइफल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है गढ़वाल राइफल्स। ठीक, इतना। अजय वारियर की बात आई, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इंडिया और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। संस्करण कौन सा है? याद रखना 7वां संस्करण है, किसके बीच है? इंडिया यूके के बीच में है।
कहाँ पे हुआ? तो देखिए सैलिसबरी मैदान, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम के बाद में सैलिसबरी मैदान भी आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये संभावना होती है आपको गलत आयोग फंसाने की कोशिश जब करेगा, कमीशन आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो ये सब चीजें जरूर डालता है। ठीक, इसलिए याद रखना ये द्विवार्षिक है, यानी 2 साल में एक बार होता है। ठीक, इंडिया और ब्रिटेन में बारी बारी से किया जाता है। अब देखिए जो इंडिया की तरफ से जो प्रतिनिधित्व था वो किसका था? तो बिहार रेजिमेंट का था। और यूके का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो रॉयल गोरखा राइफल। इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री ठीक से पढ़ी है तो आपको ये पता होगा, जो ब्रिटिशर्स से जब वो इंडिया में लड़ाई लड़ रहे थे तो वो देखते थे कि जो गोरखा होते हैं ना, जो नेपाली गोरखा होते हैं, इनके पास लड़ाई लड़ने की एक बहुत मतलब क्या लाजवाब तरीका होता है इनका, इनके पास में एक हथियार होता है। ठीक, उसका नाम क्या है वो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा हथियार होता है, चाकू टाइप की होती है। ठीक, उसको एग्जैक्ट उसका एक नाम है, वो आप मुझे बताएंगे। तो ये बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इसको इंडिया के पास में भी गोरखा रेजिमेंट है, राइफल्स हैं। ठीक, मतलब ऐसी बटालियंस हैं। तो और यूके देश में अन्य जगह भी ऐसी मांग हुई, अन्य जगह भी ये लोग जाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में यूके भी ऐसे लोगों को रखता है, नेपाली लोगों को जो लड़ते हैं। ठीक, इसलिए ठीक, तो जब लड़ाई हुई थी मतलब इंडिया में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे काम कर रहे थे तो वो इनसे बहुत प्रभावित थे, गोरखा से बहुत प्रभावित थे कि वो इनकी लड़ने लड़ने की जो टैक्टिक्स थी उनसे बहुत प्रभावित थे। ठीक, ऑपरेशन कावेरी की बात कावेरी की बात है। कावेरी नदी कहाँ पे आती है आप ये देख के मुझे बताएंगे। चलिए, गृह युद्ध ग्रस्त है सूडान। सूडान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आप देखें आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार आप एटलस सामने रखें। ठीक, फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। सॉरी, माफ करें मुझे, गलत मैं बोल पा रहा हूँ। कॉप इंडिया 2023 क्या है? चलिए, तो देखिए भारत और अमेरिकी जो वायुसेना है उनका द्विपक्षीय यानी बाइलेटरल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, कॉप क्या है इंडिया। कहाँ पे हुआ ये? तो पश्चिम बंगाल कलाईकुंडा में 10 से, ये तारीख मत याद रखना, अप्रैल याद रखना, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये याद रखना पश्चिम बंगाल कलाईकुंडा में हो रहा है। वायु सेनाओं का है, ये याद रखना, किसके किसके बीच में है? तो इंडिया और किसके बीच में? अमेरिका के बीच में। ठीक, यह अभ्यास जापान वायु आत्मरक्षा बल ने के पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। पर्यवेक्षक देश कौन होते हैं? जो डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं बट इनको एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। जैसे ब्रिक्स में बहुत सारे देश बुलाए जाते हैं गेस्ट में, जैसे आपने G20 इंडिया में अभी देखा हाल ही में, उसमें कितने सारे गेस्ट बुलाए गए थे। तो इन सब गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है इनको, उनको बोलते हैं पर्यवेक्षक। ठीक, चलिए, बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है ओरियन। वायु सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय है, यानी इसमें मल्टी कंट्रीज होंगे जो इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक, ये हुआ कहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या लगा? एक्सरसाइज ओरियन, बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास ओरियन, फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्सेज यानी FASF के मॉन्ट डे मार्सन स्थित वायु सेना स्टेशन। अब ये याद रखना, फ्रांस की ये स्टेशन है, नाम है इसका मॉन्ट डे मॉर्सन। मॉन्ट ऐसे 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 ब्लॉक कर लेना, मॉन्ट डे मॉर्सन। ठीक, ये वायुसेना स्टेशन पे इस पे हुआ। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज थे ये जरा आप देख लें। देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए फ्रांस कर रहा है, यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो फ्रांस तो ऑफ कोर्स होगा ही। इसके बाद में जर्मनी, इनका पड़ोसी, जिसने किसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस को खाली कर दिया था, दाग दाग के खत्म कर दिया था, फ्रांस पे पूरा कब्जा था जर्मनी का। तो खैर इस समय दोनों भाई बंधुता चल रही है। इसके बाद ग्रीस आपको देखने को मिलेगा, इटली आपको देखने को मिलेगा, नीदरलैंड देखने को मिलेगा, ब्रिटेन मिलेगा, स्पेन मिलेगा और USA की वायुसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। ये सब कंट्रीज की लिस्ट आप याद रखना। एक बार 21 कंट्रीज ने, सॉरी 9 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। मैं भी एक पेपर देख रहा था ODR का, 9 कंट्रीज ने उससे हिस्सा लिया था। UAE में वो कार्यक्रम हुआ एयरफोर्स का, इसमें इंडिया भी शामिल था और UPPSC ने उसको पूछ लिया। उसमें ऑप्शन में लिटरली उन्होंने 9 में से कंट्रीज पूछे गए थे, ऐसे बना बना के ABCD। आपको 9 के 9 उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं जरूर याद रखेंगे। ठीक, आपको क्या क्या इसमें याद रहेगा? जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ऐसा मिलेगा कि जो यूरोप के सारी कंट्रीज हैं, केवल अमेरिका को अगर आप छोड़ दें बाकी सारी कंट्रीज यूरोप की हैं। ठीक, चलिए
इसमें क्या क्या है, भारत की भी एक टुकड़ी थी, ठीक, उसमें 4 राफेल विमान जो थे, राफेल विमान इन्होंने हिस्सा लिया। विमान के नाम आप मत याद रखना, कोई बहुत खास चीज नहीं है, 4 राफेल विमान और 165 वायु सैनिक गए थे, ठीक। भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को यह पहला विदेशी अभ्यास था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना। और देखिए सबसे अच्छी चीज यहाँ पे देखिए इन्होंने बोल्ड करके ऑलरेडी लिख रखी है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट जो है शिवांगी सिंह, इस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी में शामिल थी। जहां महिला आ जाए उसको याद रखना, ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखना। अगला देखिए कार्यक्रम अभ्यास अग्निस्त्र 1, अग्निस्त्र 1। अब यह हो कहाँ रहा है, भारतीय वायुसेना की उत्तरी कमान, कमान कौन कौन सी है आप गूगल करके सर्च करें, खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखें उत्तरी कमान ने अग्निस्त्र 1 नाम से आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया। पूर्वी लद्दाख की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं तिब्बत से लगा हुआ पूर्वी लद्दाख है। यहाँ पे अगर इंडियन एयरफोर्स कुछ करती है, भारतीय वायुसेना कुछ करती है, तो वर्ल्ड न्यूज उस पर बनेगी, वर्ल्ड के लोग देखेंगे इसको, और एक इंटरनेशनल मुद्दा भी ये रहेगा, इंटरनेशनल मतलब नजर इस पे रहेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक चेतावनी भी देते हैं ऐसे हम लोग युद्धाभ्यास करके कि देखिए हम लोग तैयार हैं, ऐसी कोई गलती मत कर जाना, ठीक। चलिए, तो इसमें क्या है, भारतीय वायुसेना के विभिन्न तोपखाने प्लेटफॉर्म शामिल हुए। अब है अभ्यास रण विजय, ठीक, रण विजय इंपॉर्टेंट है। तो फिर से ये अभ्यास किसका है, तो भारतीय वायुसेना का है। एकीकरण और क्या है, संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभ्यास रणविजय का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, तो वो उससे पहले देखिए लिखा गया सुखोई MK1 सुखोई 30 MKI, जिसको उड़ता हुआ कॉफिन भी बोलते हैं इंडिया में, क्योंकि ये बहुत इतने बुरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हादसे हम लोग लगातार देखते रहते हैं कि सुखोई उड़ा, सुखोई गिरा और इतने लोग शहीद हो गए, इतने हमारे जो देश के रक्षक हैं वो लोग शहीद हो गए, ठीक। तो इन सब बहुत 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 खराब हिस्ट्री रही है सुखोई की इंडिया के अंदर। सुखोई से पहले मिग की रही है, सॉरी मिग की रही है, ठीक, यहाँ पे सुखोई की बात हो रही है, ठीक। यह अभ्यास कहाँ किया गया, तो प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के कमांड मुख्यालय में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्यों लगा लो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज की बात आई है, यूपी के अंदर ऐसा कोई हो रहा है, इंपॉर्टेंट लगा ना, ऑपरेशन रणविजय ऐसे देखने को मिलेगा। ऑप्शन उसमें आपको बहुत अजीब गरीब मिलेंगे देखने को, जैसे जैसलमेर मिल जाएगा, जहां जहां पे होते हैं अक्सर, जैसे आपको बेंगलुरु मिल जाएगा, या हो सकता है कि आपको लद्दाख मिल जाए, ठीक। तो इसलिए प्रयागराज में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक्स कुकवेरिन सैन्य अभ्यास। अब देखिए भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में एक सैन्य युद्धाभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण, ऐसे आप याद रखेंगे कि 12वां संस्करण है। एक्स एक्वेरिन किनके बीच में, भारतीय और इंडिया और मालदीव की राष्ट्रीय सेनाओं के बीच में है, ठीक। एक्वेरिन का अर्थ है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ठीक। और है क्या, यह भारत और मालदीव के वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है, द्विवार्षिक है बस। नौसैनिक अभ्यास है कमांडो, कमांडो, ठीक। अब यह है क्या, आसियान जो कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज कौन कौन सी है, मैंने आपको कई बार बताया है, मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर लेक्चर लंबा होगा। खैर आप गूगल पे जरूर जाके देखें आसियान कौन है, कंट्रीज कौन है, और इसमें आसियान कंट्रीज जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्फ्रेंस भी आपको देखने को मिलेगी, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है ये भी आप पता करें, ठीक। उसी से आसियान कंट्रीज निकल के आए थे, ठीक। भारतीय नौसेना की तैनाती के आसियान में भारतीय नौसेना की तैनाती के हिस्से के रूप में INS सतपुड़ा, INS सतपुड़ा, सतपुड़ा परिवार आपको कहाँ पे इंडिया को देखने को मिलते हैं, MP में मिलेंगे क्या, ठीक, इंपॉर्टेंट देखना बताना, ठीक। तो और INS सतपुड़ा ने इतने से इतनी तारीख इंडोनेशिया के मकासर में निर्धारित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कमांडो, कमांडो, ठीक। यहाँ पे लिखा है MNEK के चौथे संस्करण में हिस्सा लिया, संस्करण याद रखना, ठीक। कमांडो इंडिया से INS सतपुड़ा गया, इससे पहले हमने INS सुनैना देखा था, कहाँ गया था आपको याद होगा, ठीक। और देखिए एफी इंडेक्स लिखा है, अफीन इंडेक्स, ठीक। अफीन से आ जाएगा अफ्रीका, अफी से AF से अफ्रीका आएगा, इंडिया से इंडिया आ गया, एक्सरसाइज से एक्सरसाइज आ गया, ठीक। तो भारत और अफ्रीका के 25 देशों के साथ में एक संयुक्त अभ्यास है अफिनडेक्स, कोड नाम से हुआ, इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि उस उधर से 25 कंट्री ऐसा हिस्सा ले रहे हैं। कहाँ हुआ, तो ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, याद रखना, ये लोकेशन पूछी जाती हैं आप,
आप जब आपके सामने ऑप्शन आएगा और अफ्रीका के अगर कोई 4-3 ऑप्शन रखे होंगे, एक इंडिया का रखा होगा, तो आप ये आपके दिमाग में ये आएगा कि 25 अफ्रीका के देश इंडिया आने से अच्छा है कि इंडिया वहां से चला जाए, वहां लड़ेगा, तो 25 को थोड़ी ना इंडिया बुलाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही हमारे दिमाग में जब एग्जाम होता है, जो क्वेश्चन होते हैं, तो पता नहीं क्या आ जाए दिमाग में, फालतू की चीज, फालतू का लॉजिक आ जाएगा और वो लॉजिक वहां पे हो सकता है काम ना करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी वाहियात चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं, सबके दिमाग में आती हैं। जब मैं कभी देता हूँ तो मेरे दिमाग में कभी आ जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना। पुणे, ठीक, पुणे में हुआ ये, ठीक। और इसमें और कुछ ऐसी खास चीज नहीं है। ऑपरेशन कोबरा वॉरियर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों हुआ? मार्च में ये हुआ। बहुपक्षीय है, वायु सैन्य अभ्यास है। वायु सैन्य अभ्यास है यानी एयर फील्ड एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है। बहुपक्षीय, बहुत से इसमें कंट्री होंगे। आयोजन कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन के वेंडिंगटन में हुआ, ठीक। इसमें कौन कौन से? तो फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, अमेरिका, सिंगापुर की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे 6 लिखो, ठीक। 6 कंट्री में भारतीय वायुसेना का अभ्यास। मिराज 2000, मिराज 2000 लड़ाकू विमान, और C-70 ग्लोब मास्टर, जो हम इंडिया से, जो हम यूएसए से खरीदते हैं, ठीक। इसने हिस्सा लिया। फ्रिजेक्स की बात है, फ्रिजेक्स, फ्रिज से यानी फ्री से। देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसी चीजों से आप, अगर आप बार बार मैं बता रहा हूँ तो आप समझ में आपको आ रहा हो, तो फ्री से फ्रांस आ जाता है, फ्रांस, फ्रा से फ्रांस, आई से ऐसे लिखोगे ना, FRI, फ्री, तो आई से इंडिया हो गया, ठीक। जेक्स यानी जेक्स क्या आएगा आपको आगे पता चलेगा। भारतीय फ्रांसीसी सेनाओं के बीच पहला पहला फर्स्ट आया, इंपॉर्टेंट हो गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिजेक्स 23 त्रिवेंद्रपुरम के पेंगोडो सैन्य स्टेशन पर आए। त्रिवेंद्रपुरम भी आप याद रखेंगे, भूलना नहीं, ठीक। और बहुत सारी चीजें कि पहला हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कोई खास बात नहीं है इसमें। अभ्यास खंजर की बात हो रही, एक बार पूछा गया, ये पहले भी पूछा जा चुका, संभावना बनी रहती है। तो भारत और किर्गिस्तान, देखिए किर्गिस्तान की बात हो गई है, तो किर्गिस्तान के आसपास की कंट्रीज की लोकेशन आप जरूर देखें। किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ऐसे ताजिकिस्तान, ये सब लोकेशन आप जरूर देखें। यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। यूपीपीसीएस खासकर उसके कुछ अन्य पेट लोकेशन है, जैसे इस समय पे वॉर चल रही है इसराइल की, तो आप इसराइल के आसपास की लोकेशन हमेशा से पेट लोकेशन रही है, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या अन्य कोई पब्लिक सर्विस कमीशन हो। इसलिए इस बार भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मेरी बात नोट करके रख लेना किसी पेपर पे, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए आता हूँ खंजर पे, ठीक। तो भारत और किर्गिस्तान के विशेष सैन्य बल प्रशिक्षण अभ्यास खंजर का आयोजन 10वां संस्करण था। कहाँ किया गया? तो किर्गिस्तान के टोकमोक में, टोकमोक में। पिछली बार जो मैंने आपको बताया, जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो अभ्यास हो रहा था, नोमैटिक एलिफेंट, और नोमैटिक एलिफेंट, वो कहाँ पे हो रहा था आपको याद है? याद है, मंगोलिया के उलान बटोर में, ठीक। ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक। टोकमोक किर्गिस्तान, ठीक। चलिए, और 2 सेनाओं का है ये। अब पहले से आपको कुछ नाम याद है तो याद रहेगा। कॉप इंडिया 23, इसकी देखिए बात अभी हम लोगों ने की थी। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस, ये अभी आ चुका है पीछे, इसको मैंने अभी बता दिया है, फिर से आप पढ़ लो, दोबारा आया। धर्म गार्जियन की बात है। इंडिया और जापान, इंडिया और जापान हमेशा से धर्म गार्जियन एक्सरसाइज करता है, तो ये कौन सी थी? फरवरी में हुई। कहाँ पे हुई? तो जापान के शिंगा प्रांत में। कहाँ पे? जापान के शिंगा प्रांत में, ठीक। शिंगा, ठीक। जापान के शिंगा प्रांत के कैप इमाजू में धर्म गार्जियन एक प्रशिक्षण अभियान किया गया, ठीक। इसमें जापान भारतीय सेना की गढ़वाल रेजिमेंट ने हिस्सा लिया, और जापान की मत याद रखना, ठीक। सेल्फ डिफेंस फोर्स, इतना याद रखो, थोड़ा सा पता चल जाएगा बस, और कुछ खास चीज नहीं। इन्फेंट्री रेजिमेंट हमेशा से यही, ज्यादातर मैंने जब भी पढ़ा है हमेशा से यही करती है, ठीक। ठीक है, और क्या है? भारतीय शिव मंत्री का आयोजन, कोई खास चीज नहीं है। अभियान दस्तलीक, दस्तलीक किसके? भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच किया जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई है, इंडिया और उज्बेकिस्तान, ठीक। पिछला वाला किर्गिस्तान के साथ में था, याद रखना। ला पेरोस इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है पहले भी, इस बार भी हो सकता है पूछी जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया मार्च में, हिंद महासागर संपन्न में। किसमें? तो ऑस्ट्रेलियन नेवी रहेगी, फ्रेंच नेवी रहेगी, इंडियन नेवी रहेगी, जापान की नेवी रहेगी,
और क्या है, रॉयल नेवी यूनाइटेड किंगडम की भी रहेगी। ठीक, जहाजों ने इनके हिस्सा लिया, द्विवार्षिक कार्यक्रम है। ठीक, याद रखना। ठीक, कौन कौन से कंट्री है, कंट्री जरूर याद रखना, भूलना मत। एक तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिस्टिंग किया करिए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, यूके, इंडिया, फ्रांस, जापान और बस, और कौन से हैं, ठीक, यही सब है। द्विपक्षीय होता है, मतलब दो वार्षिक होता है, मल्टी वो है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, मल्टी कंट्रीज इसमें हिस्सा लेते हैं। इंडिया की तरफ से आईएनएस सह्याद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति ने हिस्सा लिया। ठीक, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, मैंने आपको बताया फ्रिगेट क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। बहुत सारी हैं, चलिए थोड़ा सा और बचा है, इसको कंप्लीट यहाँ तक तो कर ही लेते हैं कम से कम, अगले लेक्चर में ये सब चीजें कंप्लीट कर लेंगे। बोर्ड कुरुक्षेत्र, भारत सिंगापुर की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय, द्विपक्षीय है किसके बीच में, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक, सिंगापुर की लोकेशन क्या है, आप जरूर चेक करें, बहुत छोटी सी लोकेशन है। ठीक, चलिए कहाँ पे हुआ, जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया, और इसमें सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें। आगे से देखिए ट्रोपैक्स, ट्रोपैक्स में कौन थे, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े थिएटर जो स्तरीय सामरिक युद्धाभ्यास ट्रोपैक्स का आयोजन किया गया, कहाँ पे, तो हिंद महासागर में। डेजर्ट फ्लैग 8, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये बड़ी एक्सरसाइज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट फ्लैग बात हो रही, तो डेजर्ट से आपको ऐसा लगेगा ही या फिर इंडिया के ये राजस्थान वाले रीजन में होगा, या फिर ये अफ्रीका वाले रीजन में होगा, ऐसे तो ये वाला काट दो, ये वाला याद रखना। ठीक, डेजर्ट फ्लैग ये वाली पूछी गई थी। चलिए, इसका आयोजन कौन सा था, 8वें संस्करण का आयोजन हुआ यूएई के अल दफ्रा एयरबेस में। ठीक, इसमें कौन कौन से, जब मैंने पिछली बार बताया कि यूपीपीएससी ने ऐसे 7 कंट्रीज थे वो इसमें आते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो वो क्वेश्चन ये वाला था। ये हर साल होती है, मतलब ऐसे आयोजित की जाती है, इसमें ये क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस की संभावना बनी रहती है जहां पे ज्यादा कंट्रीज भी हों, जरूरी नहीं है केवल 2 ही कंट्रीज हो। ठीक, इसलिए याद रखना। तो यूएई, फ्रांस है इसमें, भारत है, कुवैत है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, बहरीन है, मोरक्को है, स्पेन है, कोरिया गणराज्य है, मतलब साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया है। ठीक, और यूएसए। अब इसमें आप भूलेंगे क्या, बहरीन भूल सकते हैं आप मोरक्को भूल सकते हैं, आप इसमें हो सकता है स्पेन भूल जाएं, हो सकता है कुवैत भूल जाएं, ये चीजें आप भूलने के चांसेस बने। इसको आप कैसे रटेंगे, यूएसए आ गया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, अमेरिकन जो मतलब यूएसए जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आ गया। जबकि आप जब इसमें ऐसे पढ़ेंगे कि जब यूरोप की बात आएगी तो यूरोप से कौन सा होता है, तो फ्रांस है, आगे देखिए ब्रिटेन है, फिर कौन कौन है, स्पेन है, और कौन है, कोई नहीं है। ठीक, अब आ गए इस वाले रीजन में यूएई वाले, तो इसमें तो यूएई खुद ही करा रहा है इसको। ठीक, कुवैत है, ठीक, और आगे आ जाइए बहरीन है, बहरीन, ठीक, मोरक्को है अफ्रीका वाले रीजन से, मोरक्को 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 आया। मोरक्को के ऊपर कौन सा चैनल आपको देखने को मिलता है, ठीक, यूरोप से जो जुड़ता है। आप मुझे ज्योग्राफी वाले एटलस देख के मुझे बताएं, कमेंट करें, आपको पता चले। जो कमेंट करेगा मुझे अच्छा लगता है, उससे कमेंट करेंगे, आप कोई राय हो उसको भी मुझे बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसके। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की जो पुराना नाम था टर्की, उसका नया नाम तुर्किया कर दिया गया। और सीरिया में एक भयानक भूकंप के बाद में राहत बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ, जो एनडीआरएफ है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए, उसके सदस्य देशों के अलावा सेना, वायुसेना विभागों के जहाज भेजे। भारतीय दल ने आपदाग्रस्त इन देशों में 1 सप्ताह से अधिक तक बचाव कार्य किया। ठीक, तुर्की और सीरिया में अभी बहुत भयंकर भूकंप आया था, आपको याद होगा। ठीक, ऑपरेशन कोंकण, कोंकण की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया और यूके की नौसेनाओं के बीच में अरब सागर के कोंकण तट पर समुद्री युद्धाभ्यास किया गया मार्च में। ठीक, इसमें बहुत कुछ ऐसी खास चीज नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हिस्सा लिया उसने जो गाइडेड मिसाइल, निर्देशित मिसाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको गाइडेड मिसाइल बोलेंगे। युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल, टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत कैलेस्टर ने हिस्सा लिया, बस, और उसमें कुछ नहीं है। ये सब याद रखना, याद रखना कि आईएनएस त्रिशूल ने हिस्सा लिया, बट पुराना हो जाएगा तो बहुत ऐसी कोई खास चीज नहीं है। सी ड्रैगन, ये इंपॉर्टेंट है, सी ड्रैगन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंडिया, भारत, अमेरिका,
कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया का साझा पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन है। मतलब अगर कोई पनडुब्बी रोधी है, पनडुब्बी रोधी का मतलब है कि पनडुब्बियों को कैसे रोका जाए, इन पे ये सब युद्धाभ्यास ऐसा किया जाता है, राइट। तो उसको आप याद रखना, ठीक। कहाँ पे किया गया, तो देखिए अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम में आयोजित किया गया, ठीक। अमेरिकी नेतृत्व में होने वाला यह बहुराष्ट्रीय वार्षिक है, 2 साल में नहीं, 1 ही साल में होता है, जो हिंद प्रधान क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों में जवाब देने के साथ में ऐसे किया जाता है। बस और कुछ नहीं। आज का टॉपिक यहीं से खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और मैं कल से स्टार्ट करूंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। लेक्चर छोटे नहीं रहेंगे। देखिए एक तो मैं आपको बात बता दूं, आप लोग, मुझे याद है मुझे 3 लोगों का मेरे पास मैसेज आया। उन लोगों ने मुझसे ये बोला कि सर लेक्चर थोड़ा थोड़ा छोटा कर दीजिए। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, मतलब मैं बहुत वो नहीं कर रहा हूँ किसी को, हो सकता है कि कोई निजी समस्याएं भी लोगों को होती हैं, वैसी हों, लेकिन मेरा कहने का आशय ये है, छोटी चीज़ों में मैं 10 मिनट में आपको क्या पढ़ा सकता हूँ, या आपको खुद पता है। अगर आप सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप लिटरली पढ़ना चाहते हैं, अगर केवल ऐसे देखने आते हैं तो कोई खास बात नहीं है, फिर तो आप 2 मिनट के वीडियोस देखिए या आप 4 घंटे के देखिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर लिटरली आप ठीक से पढ़ना चाहते हैं, यार कोई भी लेक्चर आधे घंटे से छोटा कैसे हो सकता है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं क्या बता सकता हूँ आपको 20 मिनट में, 15 मिनट में, ठीक। अगर मैं बता भी दूंगा, कोई इंपॉर्टेंट चीजें बता भी दूंगा, तो या फिर मैं 1000 वीडियोस उस पर बनाऊं, छोटे 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 छोटे, वो आपको पागल कर देंगे। एक बार में एक प्रॉपर चीज आपको मिल जाए, कम से कम पूरी मिले, इतनी तो कैपेसिटी आप अपनी रखिए कि आप 40 मिनट, 35-40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे कम से कम आराम से बैठ के देख सकें, ठीक। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। इतनी अगर नहीं है तो फिर थोड़ी सी समस्या है, अपने ऊपर थोड़ा सा आप काम करिए, बैठने की प्रैक्टिस करिए, पॉज करके देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप एक बार में पूरी देखें। अगर आप इसको देखते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज को, इस सीरीज को आप मतलब मैंने जैसे बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, आपको सब पता है, लेकिन एक चीज मैं फिर से दोहरा देता हूँ। अगर आगामी आने वाले एग्जाम में अगर आप ठीक से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कर लेना, आंख बंद कर लेना, इसके आगे आसमान की तरफ मत देखना, ठीक। केवल केवल क्वेश्चन पेपर में देखना, वहां आपको 95% से ज्यादा एक्यूरेसी ना मिले, आप आके यहाँ पे कमेंट करना सर बहुत खराब है, ठीक, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक। बट जो मैं बता रहा हूँ उतना करें। अभी 2 चीजें और स्टार्ट होंगी। एक तो देखिए क्रॉनिकल स्टार्ट में कर रहा हूँ फिर से, 1 महीने की मैंने क्रॉनिकल कराई है, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम से पहले के 5-6 महीने, 6 महीने के कम से कम आपको 2 मैगजीन कम से कम अच्छे से तैयार हो, जबकि 1 साल की पूरी करंट अफेयर्स तैयार हो, ठीक, जिससे कोई चीज बाहर निकल के मत जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेवा सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, धन्यवाद।